मेरे मामा जी 50 साल की उम्र में भी बहुत ताकतवर थे। वह थे तो 50 साल के, लेकिन अभी भी वह नौजवान की तरह ही तंदुरुस्त दिखते थे। वह मामी से बेहद प्यार करते थे और मामी को हमेशा खुश रखते थे। लेकिन जब रात हुई तो मामी के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ आने लगी। फिर मैंने देखा कि मामी कमरे से निकलने के बाद वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। मुझे मामी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही हैरानी होती थी। मैं सोचती थी कि मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी इस तरह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही हैं। एक दिन मामी की तबीयत बहुत खराब हो गई तो मामी ने कहा कि बहू, तुम अपने मामा को दूध दे देना। थोड़ी देर बाद जब मामी सो गई तो मैं मामी की तरह ही अपना हुलिया बनाकर मामा जी को दूध देने चली गई। जैसे ही मैं दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मामी समझकर पूरी रात आए। मेरा नाम शबनम है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं देखने में काफ़ी सुंदर हूँ और अभी 22 साल की हूँ। हम अपने माँ बाप के दो ही संतान थे और मेरे बड़े भाई पंकज, हम अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही खुश थे। मेरी भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई। जब से घर में मेरी भाभी आई थी तब से मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश रहने लगे थे। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। मेरे भाई और भाभी में बहुत प्यार था। भाई पास के शहर में एक ऑफिस में काम करते थे। वह जब भी ऑफिस से आते तो हम सबके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर आते थे। ये सब देखकर मैं बहुत खुश थी। मैं यही समझती थी कि भगवान ऐसा भाई सबको दे। मेरे मम्मी पापा को भी भाई पे बहुत गर्व था, क्योंकि भाई मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए रिश्ते तलाश में शुरू कर दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक अच्छा सा लड़का मेरे पापा को मालूम हुआ। पापा ने इस लड़के की छानबीन की तो पता चला कि लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है। लड़के का नाम सुरेश है, लेकिन उसके माता पिता नहीं हैं। उसके माँ और मामी ने अपने बेटे की तरह पाला पोसा है। लड़का बहुत ही अच्छा है और उसमें किसी तरह का कोई ऐब भी नहीं है। जैसे ही मैं शादी की बात सुनी तो मेरे मन में कई सारे सपने आने लगे। मैं दुनिया भर के ख्वाब देखने लगी थी। मैं जवान और खूबसूरत थी, इसीलिए मेरे अंदर एक एक लड़का और लड़की की बीच की भावनाएं काफ़ी अच्छे से समझ आती थीं। पापा ने सोचा कि परिवार अच्छा है तो देर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मेरे पापा ने झटपट से शादी तय कर दी और 10 दिनों में ही शादी होकर मैं अपने ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे पति के माँ और मामी भी मुझे देखकर बहुत खुश थे। सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे कमरे में भेज दिया गया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और रात हो गई। मैं अपने सुहाग के सेज पर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था, क्योंकि सुहाग रात का तो मैं बहुत नाम सुना था। यह शादी की एक यादगार दिन होता है। मैं यही सब सोचकर घबरा भी रही थी। थोड़े ही दिन में सुरेश मेरे कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। वह कहने लगे, शबनम, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारे जैसा मुझे जीवन साथी मिला। पता है शबनम, जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में मौत हो गया। तब से मुझे मेरे मामा और मामी ने ही पाल पोस कर इस काबिल बनाया है। मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। फिर मैंने कहा कि आपके मामा मामी की अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? तब मेरे पति सुरेश कहने लगे कि मेरे मामी को बहुत दिनों तक कोई औलाद नहीं हुआ, लेकिन जब मामा जी मामी को बहुत इलाज करवाए तब कई साल के बाद वह प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जब बच्चा होने का समय आया तो मामी की अचानक तबीयत खराब हो गई। मामा फॉरेन। मामी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो मामी को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा कि दोनों में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। उस वक्त मामा को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कह दिया कि मामी को किसी तरह बचा लो। उस वक्त मामी की जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने यह कह दिया कि वह आप कभी माँ नहीं बन सकती। इस सदमे से मेरे मामा और मामी काफ़ी दिनों तक नहीं निकल पाए। उसी के कुछ दिनों बाद मेरे मम्मी पापा का एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वह मुझे अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया। मैं जितना भी कर लूँ, लेकिन मैं अपने मामा मामी का एहसान कभी नहीं भूल सकता। इतना कहते कहते मेरे पति सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि आप इतना परेशान मत होइए, मैं भी उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी। उस वक्त उनके इस बातों से ज़्यादा मुझे अपनी जज्बात का ख्याल आ रहा था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और फिर कहा कि अब इन्हीं सब बातों में रात गुजारना है। क्या आज हमारी शादी की पहली रात है? इतना कहते ही वह मुझे अपनी बाहों में भर ली और फिर मैं भी तो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। जैसी थोड़ी देर हुई कि सुरेश थककर मुझसे दूर हो गए। वह 5 मिनट भी ठीक से नहीं टिक पाए।
यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। मैंने कितने सपने देखे थे और कितने अरमान सजाए हुए थे, लेकिन मेरे उन सब सपने और अरमानों पर पानी फिर गया था। सुरेश मुझे वह संतुष्टि नहीं दे पाए जो एक पत्नी को अपने पति से चाहिए होता है। सुरेश फौरन ही गहरी नींद में चले गए, लेकिन मैं एक प्यासी मछली की तरह बिस्तर पर करवटें बदलती रही। इसी कशमकश में कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मैं सुबह ही उठकर फ्रेश होने के लिए चली गई। जब वापस आई तो मामा जी सहन में ही कसरत कर रहे थे। यह देखकर मैं हैरान थी कि मामा जी 50 साल के होने के बावजूद एक जवान मर्द की तरह लग रहे थे। फिर मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। थोड़ी ही देर में चाय बनाकर मामा को देने चली गई। मामा जी कहने लगे, अरे बहू, तुम्हारी मामी कहाँ है? वह कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने कहा, जी वह अंदर ही है और कुछ काम कर रही है। मैं अब गौर करने लगी कि मामी जहाँ कहीं भी होती थी, मामा जी वहीं पहुंच जाते थे और मामी के साथ अजीब से हरकतें करने लगते थे। मामी कहती हैं, अब तो शर्म करो, घर में नई नई बहू आ गई है। अगर वह यह सब देखेगी तो क्या सोचेगी? मामा जी कहने लगे कि क्या सोचेगी? हर पति अपने पत्नी के साथ यह सब करता है। सुरेश भी यह सब करता होगा। मामा मामी की ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत ही शर्म महसूस हो रही थी। मैं सोचने लगी कि सुरेश भी ऐसा होता। ऐसी ही 10 दिन गुजर गए और फिर एक रात जब मैं बाथरूम जाने लगी तो मामा जी के कमरे से मामी की अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाई और उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर देखने लगी। तभी हल्की सी रोशनी में मैं ऐसा कुछ देखा जिसने मुझे अपनी जज्बात पर काबू कर पाना मुश्किल होने लगा था। मैं किसी तरह वहां से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं भी सुरेश को उकसाने लगी, लेकिन वह इतना गहरी नींद में था कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी तरह मैं बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे पति अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगे। उनकी छुट्टी अब खत्म हो गई थी। दरअसल मेरे पति सुरेश शहर में रहकर अपनी नौकरी करता था, तो घर महीने की आखिर में ही आता था। मैं किचन में जाकर उनके लिए नाश्ता बनाई और थोड़ी देर के बाद वह नाश्ता करके अपने काम पर चले गए। मैं यूं ही अपना उदास सा चेहरा लेकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन मुझे रात वाला वह मंजर मेरे दिमाग में घूमने लगा था। मैं यह सोचने लगी कि मामी कितनी खुशकिस्मत वाली है जो अभी तक मामा जी इस कदर प्यार करते हैं। एक मेरा पति है जिसके प्यार के लिए मुझे तरसना पड़ता है। वह मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। पता नहीं क्यों, अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मामी जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब यह मेरी जान छोड़ेंगे। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कब यह थकते भी हैं या नहीं। वह हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि यह कमर का दर्द कब ठीक होगा। मामी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी ऐसी बातें करती रहती हैं। अगली रात फिर से मामी के कमरे से वही आवाज आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और इस खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर मेरी आंखों के सामने था जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैं अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं यह सोचने लगी कि कहीं यह बात मामा जी को पता चल गई तो हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वह सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मामी की तबीयत बहुत ही खराब थी। वह अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मामी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मामा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही दूध ले जाना। इतना सुना था कि वह वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मामी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मामा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मामा जी के कमरे में हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट के आगे गिरा लिया, क्योंकि मामी भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थीं। उस वक्त में बिल्कुल ही मामी की तरह अपना होलिया बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था।
मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नजर ना आए कि मैं हूं। फिर वह मेरे साथ वैसे हरकतें करने लगे जैसे मामी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और वह सब होने लगा। फिर जब वह थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मामी की हालत ऐसा क्यों रहता है। इसका अंदाज़ा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाला खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मामी को अभी भी तेज़ बुखार है। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगोकर पूछने लगी। तभी मामा जी भी वहाँ आ गए। वो पूछने लगे कि बहू, अब मामी की तबीयत कैसी है? मैंने कहा, हाँ, अब कुछ ठीक है, बुखार भी थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मामा जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वह कभी इस तरह नहीं देखे थे। मैं सोचने लगी कि कहीं रात वाली बात तो उनको पता नहीं चल गई कि मामी की जगह मैं थी। यह सब सोचकर मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा कहीं यह बात मामा जी को पता चल गई तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब रात हुई तो फिर से मामी जी कहने लगी कि बहू, जब तक मेरा तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं तुम्हारे मामा के पास नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसीलिए तुम मामा को दूध देना, नहीं तो उसके लिए भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। मामी की यह बात सुनकर तो जैसे मैं पूरी तरह खुश हो गई थी। मैं सोचने लगी कि क्यों ना आज फिर से वह मज़ा लिया जाए। देर रात तक जब मामी सो गई तो मैं दूध लेकर मामा जी के कमरे में चली गई। मैं जैसे ही दूध का गिलास रखकर पीछे मुड़ी तो मामा जी मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि क्या हुआ बहू, ऐसे ही क्यों जा रही हो? मामा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मुझे लगा शायद मेरे साथ अब कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन मामा जी कहने लगे कि मुझे पता है कि कल रात को भी मामी की जगह तुम ही थी। फिर मैं मामा जी से कहा कि हाँ, अगर आपको मालूम था तो फिर मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मामा जी कहने लगे कि बहू, मुझे पता है कि सुरेश से तुम खुश नहीं हो। तुम भले ही यह बात मुझे मत बताओ, लेकिन मैं तुम्हारी तकलीफ़ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। देखो बहू, तुम इन सब की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर तुम्हारा यही हाल रहेगा तब तुम माँ कैसे बनोगी? मामा जी की ऐसी बातें सुनकर मैं बेफिक्र हो गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत डर मेरे मन में था कि कहीं यह बात सुरेश को और मामी को पता चली तब मेरा क्या हाल होगा। उस वक्त तो मैं उस सब बातों को अलग कर दिया और मामा जी के साथ अपनी खुशियां बांटने लगी। उस रात भी जब मामा जी सो गए तो मैं अपने कमरे में आ गई। अब तो यह रोज होने लगा था। मैं भी काफी खुश रहने लगी थी। मामा जी भी जैसे हर रात को मेरा इंतजार में रहने लगे थे। इसी तरह से कई दिन गुजर गए और फिर एक दिन अचानक मेरे पति सुरेश घर आ गए। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब रात हुई तो सभी खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरे पति भी अपने कमरे में चले गए। उस रात को मुझे महसूस हुआ कि सुरेश अब पहले से बेहतर हो गए हैं, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर वह गहरी नींद में सो गए। इस कदर उनको सोया हुआ देख मैं अंदर ही अंदर जलने लगी। फिर सोचने लगी कि मामा जी के पास चली जाऊं, लेकिन सुरेश थे, जिसकी वजह से मैं किसी तरह अपने आप को समझा कर सो गई। सुबह हुई तो सुरेश बोले कि मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। अब 3 दिन बाद मैं वापस आऊँगा। यह बात सुनकर तो मैं बहुत खुश थी और फिर से रात को वह मंजर के बारे में सोचने लगी। उस दिन बहुत ही मुश्किल से रात हुई। जब मामी सो गई तो मैं मामा जी के कमरे में चली गई। उस रात को मैंने देखा कि मामा जी बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मेरे जाते ही वह शुरू हो गए। उस रात भी मैं पूरी तरह संतुष्ट थी और खुश भी, बहुत ज़्यादा थी। अगले दिन जब मैं घर के कामों में व्यस्त थी तब अचानक मेरे पति सुरेश घर आ गए। ये देखकर तो मैं एकदम से घबरा गई। मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है जनाब, बहुत जल्दी वापस आ गए। सुरेश कहने लगे कि शबनम, अब मैं अपनी ड्यूटी घर से ही किया करूँगा, क्योंकि अब और ज़्यादा मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर तो मैं सख्ते में आ गई कि आखिर यह आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर सुरेश कहने लगे कि पता है शबनम,
तुम जैसी पत्नी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है, क्योंकि अगर किसी औरत को अपने पति से संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह दूसरा आदमी की तलाश में रहने लगती है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे विश्वास को बनाए रखा, यही मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सुरेश की ऐसी बात सुनकर मैं अपने आप को मन ही मन में कोसने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पति मुझ पर कितना भरोसा किया था और मैं उनके पीछे क्या कर रही थी। इतना अच्छे पति को मैंने धोखा दिया है। उस वक्त मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी और अब मैं अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी थी। मेरे पति कहने लगे कि पता है शबनम, मुझे एक गुप्त रोग था जिसका इलाज मैं शहर में ही रहकर कब से करवा रहा था। इसी रोग की वजह से मैं अभी शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मामी के जीत के आगे मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। वैसे अब कोई परेशानी की बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जब रात हुई तो मेरे पति से मुझे वह खुशी मिली, यह शादी की बात कभी नहीं मिला था। आज मैं बहुत ही खुश थी। अगली सुबह जब मामा जी की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो मैं उनसे नज़रें चुराने लगी। मुझे उस वक्त अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि मैं एक गलत राह पर चल पड़ी थी, लेकिन अब अपने को धोखा नहीं दे सकती थी। उस दिन के बाद से मामा जी के कमरे में जाना छोड़ दिया और अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी। मामा जी समझ चुके थे कि अब वह पछतावे की आग में जल रही है और कहीं ना कहीं उनको भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उस दिन के बाद मामा जी भी मेरे ऊपर गलत निगाह रखना बंद कर दिए। वह भी एक अच्छे इंसान की तरह ही रहने लगे। जब किसी महिला या पुरुष को अपनी पति या पत्नी से संतुष्टि नहीं मिल पाता है तब वह गलत राह पर निकल पड़ता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप पहले इस बात का तसल्ली करें कि उनके साथ मसला क्या है। अगर आप इस मसले का हल नहीं निकालेंगे तो आपको गलत राह पर चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते पर आपको सिर्फ कुछ पल के लिए संतुष्टि मिलेगी, लेकिन पछताना पूरा जीवन पड़ेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।